नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में अपन चर्चा करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है एस्से के तौर पर। जनरल स्टडीज़ में भी पूछा जा सकता है, लेकिन एस्से के तौर पर ये अक्सर पूछा जाता है, चाहे सिविल सर्विसेज के हों या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से रिलेटेड हो या असिस्टेंट कमांडेंट इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस से ताल्लुक़ हो या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों। ये टॉपिक जो है जो आज डिस्कस करूंगा मैं, ये अक्सर पूछा जाता है और टॉपिक रहेगा आवर वाइल्ड लाइफ हेरिटेज, और वी कैन से इंडियाज वाइल्ड लाइफ हेरिटेज। ये टॉपिक 2006 2006 इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में एग्जामिनेशन में एस्से के तौर पे पूछा गया था, और 1985 में इससे मिलता जुलता इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जब मैंने अपीयर किया था, आज से 37-38 साल पहले, उस समय कंजर्विंग आवर वाइल्ड लाइफ, तो इस तरीके से ये पूछा जा सकता है। तो बिना देरी किए अपन चलते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे और समझाऊंगा कि किस तरीके से बेहतर ऐसे आप इस टॉपिक पे लिख सकते हैं। तो अपन चलते हैं सीधे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे। तो ये टॉपिक रहेगा इंडियाज वाइल्ड लाइफ हेरिटेज, और ये जितना मैं कंटेंट आपको बताऊंगा ये मेरे भारतीय वन सेवा के जो मेरे 35 साल की सर्विस रही है उसके दौरान जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस रहा या फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट या रिसर्च का एक्सपीरियंस रहा, उसके आधार पर मैं ये सारी बातें आपसे कहने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर ये ऐसे के तौर पर आप लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन आपको लिखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए लेकर के चलिए कि 1000 वर्ड हैं आपके ऐसे पे, तो 1000 में कि अगर वर्ड लिमिट है ऐसे में, तो करीबन 100-150 वर्ड, 100 to 150 मस्ट बी डेडिकेटेड टू इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आप दे सकते हैं कि जो हमारा वर्ड जो है इंडिया का जोग्राफिकल एरिया है, दैट 328 मिलियन हेक्टेयर में से हार्डली 2.5% है ऑफ द वर्ल्ड एवरेज जोग्राफिकल एरिया आउट ऑफ 328 मिलियन हेक्टेयर, आउट ऑफ टोटल वर्ल्ड अर्थ एरिया। our country, which is as far as area is concerned, we stand seventh in the country in the world, and covers only 2.5%, but at the same time 7 to 8% of world biodiversity, यानी कि बायोडाइवर्सिटी का परसेंटेज एरिया की तुलना में ज़्यादा है। कारण कारण बड़ा सिंपल है, क्योंकि हमारे क्लाइमेटिक फैक्टर और एडाफिक फैक्टर, जिसको सॉइल फैक्टर भी कहते हैं, फिजियोग्राफिक यानी कि टोपोग्राफिक फैक्टर, थ्रू आउट लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द इंडिया वो बहुत वेरी करते हैं। आपका हिमालयाज भी हैं, डेजर्ट भी हैं, आपके कोस्टल एरियाज भी हैं, डेक्कन प्लेटो है। तो ये सारे क्लाइमेट चेंज करता रहता है और टोपोग्राफी चेंज करती रहती है, और सॉइल फैक्टर तो है ही, हर जगह अलग अलग किस्म की सॉइल हो जाती है, तो जिससे डिफरेंट फॉरेस्ट टाइप होंगे, डिफरेंट फॉरेस्ट टाइप अगर होंगे तो डिफरेंट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट होंगे, और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डिफरेंट किस्म के हैं तो नेचुरली वाइल्ड लाइफ डिफरेंट होगी, क्योंकि डिफरेंट वाइल्ड लाइफ, चाहे वो मैमल्स हों, चाहे इंसेक्ट हों, बर्ड्स हों, सबका हैबिटेट की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं। और वर्ल्ड फॉरेस्ट एरिया का जहाँ तक ताल्लुक है, इंडिया ऑक्यूपाइज ओनली 2% ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट एरिया। ये सबसे नीचे देखिए, अवर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर या फॉरेस्ट एरिया जिसको हम मान लेते हैं 81 मिलियन हेक्टेयर है, एंड टोटल वर्ल्ड फॉरेस्ट एरिया इज अराउंड 4 बिलियन हेक्टेयर। तो इसको अगर डिवाइड करें तो ये 2% आता है। तो वर्ल्ड फॉरेस्ट एरिया की तुलना में हमारा बहुत कम है, जोग्राफिकल एरिया हमारा काफ़ी कम है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी हमारी काफ़ी रिच है, और 46,000 रिकॉर्डेड फ्लोरल स्पीसीज हैं, 92,000 हमारी फाउनल स्पीसीज हैं। एंड एज यू नो, इंडिया इज़ वन ऑफ द 17 मेगा डाइवर्स कंट्री। मेगा डाइवर्स कंट्रीज के अपने क्राइटेरिया हैं, जैसे कि 5,000 मिनिमम एंडेमिक प्लांट स्पीसीज होनी चाहिए, आपका कोस्टल एरिया भी वहाँ होना चाहिए, मैरीन इकोसिस्टम मस्ट बी देयर, तो तब वो कंट्री मेगा डाइवर्स कंट्री कहलाता है। जैसे कि आपका
यूएसए है, कांगो है, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, और आपका ये फिलीपींस, आपका ब्राज़ील सबसे ऊपर आता है, इक्वाडोर, पेरू, वेनेजुएला, ये सब कंट्रीज हैं, और इंडिया इज अमंग वन ऑफ दीज 17 कंट्रीज। और 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं हमारे, आउट ऑफ 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन दी वर्ल्ड। इसमें हिमालयाज आ गया, आपका वेस्टर्न घाट्स आ गए, इंडो बर्मा रीजन आ गया, और आपका सुंडालैंड जिसमें आपका ग्रेट निकोबार का कुछ पोर्शन आता है। और जहाँ तक फॉरेस्ट एंड ट्री कवर टोटल एरिया की बात है, इंडिया इज रैंक 10th इन दी वर्ल्ड। हमारे से ऊपर 9 कंट्री हैं, यानी कि 81 मिलियन हेक्टेयर जो हमारा टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है, इससे ज़्यादा खाली 9 कंट्रीज का है, जिसमें रसिया हो गया, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कंट्रीज हमारे से ऊपर हैं। लेकिन खासियत क्या है कि हमारे कंट्रीज में बायोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है इन बाकी 9 कंट्रीज की तुलना में। हमारे यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी है अराउंड 430% पर स्क्वायर किलोमीटर, जबकि बाकी कंट्रीज में तो 150 से भी कम पॉपुलेशन डेंसिटी है। आपका रसिया और कनाडा में तो लेस देन 10% पर स्क्वायर किलोमीटर है। तो इट मीन्स बायोटिक प्रेशर इज टू मच इन आवर कंट्री। और जहाँ तक प्रोटेक्टेड एरिया, फिर आप प्रोटेक्टेड एरिया का डिस्कस करिए कि हमारे देश में टोटल 998, रफली आप बोल सकते हैं 1000 हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जिसमें हमारे नेशनल पार्क्स आ गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ गई, कम्युनिटी रिजर्व आ गए, और कंजर्वेशन रिजर्व आ गए। एंड दीज प्रोटेक्टेड एरियाज कवर रफली 1.73 लाख स्क्वायर किलोमीटर, विच कंस्टिट्यूट्स अराउंड 5% ऑफ द कंट्री जोग्राफिकल एरिया। तो ये 5%, 5.2% जो है, अगर ग्लोबल लेवल पे देखें तो ये काफ़ी कम है। ग्लोबल लेवल पे अगर परसेंटेज देखें तो प्रोटेक्टेड एरियाज कवर रफली 14.7% ऑफ द टोटल प्रोटेक्टेड एरिया। तो ये अभी हम इसमें काफ़ी पीछे हैं, क्योंकि हमारा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर भी काफ़ी कम है, और डेंसिटी वाइज भी हमारा फॉरेस्ट जो है बहुत कम है, और प्रोटेक्टेड एरिया जो अभी हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, क्योंकि हमारे डेवलपमेंट प्रेशर बहुत है हमारे फॉरेस्ट पे, और बायोटिक प्रेशर तो है ही है। बीइंग डेवलपिंग कंट्रीज, हमारी फॉरेस्ट की जो डाइवर्जन रेट है वो बहुत ज़्यादा है फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज। तो प्रोटेक्टेड एरियाज की जहाँ तक बात है, देखिए वही एक एरियाज बचे हैं जो 5% एरिया है हमारा, विच इज रियल बायोडाइवर्सिटी, जो कि मेन स्टे हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के, या वी कैन से कॉर्नर स्टोन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, और ये कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड पीपल्स लाइवलीहुड। देखिए रफली 27% ऑफ आवर विलेजेज आर लोकेटेड इन इंडिया अराउंड फॉरेस्ट, इनसाइड और अराउंड फॉरेस्ट। तो रफली हम कह सकते हैं कि 27% ऑफ द विलेजेज का मतलब है लगभग 2 लाख गांव। टोटल हमारे लगभग 6.6 लाख विलेजेज हैं इंडिया में, तो 2 लाख गांव हमारे जंगलों के आसपास हैं, जिनकी जहाँ पर लोगों की रोजी रोटी जंगलों पर निर्भर है। और आपके इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, फूड एंड वाटर सिक्योरिटी में भी आपका ये जो कि आजकल मेन समस्याएं हैं, ग्लोबल कंसर्न हैं, ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, इनको मिटिगेट करने के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए। इसके अलावा प्रोटेक्टेड एरियाज के अलावा अब हमारे पास स्पीशीज स्पेसिफिक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च समय समय पे करती रहती है, जिसमें सबसे पहले टाइगर रिजर्व, हमारे 53 या 54 टाइगर रिजर्व हैं एज ऑन टुडे, जो कि आपके लगभग ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में है। अगर थोड़े से स्टेट ये कृषि प्रधान, हरियाणा, पंजाब और ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू वगैरह को हटा दें, कश्मीर को, तो टाइगर रिजर्व आर स्प्रेड थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री। 73 में ये शुरू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट हमारे शुरू किया गया था 92 के आसपास। देन प्रोजेक्ट आर आल्सो देयर रिलेटेड टू वल्चर, क्योंकि वल्चर की पॉपुलेशन बहुत कम हो रही है। स्नो लेपर्ड से रिलेटेड हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं। कश्मीर स्टैग जिसे हंगुल कहते हैं, कस्तूरी मृग जिसे कहा जाता है, इससे रिलेटेड प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। फिर हमारे पास 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं विच हैव बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को, 1971 से चल रहा है। तो इन 18 में से कुछ मैंने मेंशन किए हुए हैं, जिसमें रन ऑफ कच्छ सबसे बड़ा है गुजरात का,
और सबसे पहला आपका नीलगिरी तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। तो इस तरह से ये सारे हमारे स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं और इनके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि आपको डिस्कस करना है कि भाई वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन क्यों जरूरी है। देखिए, बायोडाइवर्सिटी को अगर मेंटेन करना है तो वाइल्ड लाइफ उसका इंटीग्रल पार्ट है बायोडाइवर्सिटी का। और खाली मनुष्यों का ही हक नहीं है इस धरती पे। वाइल्ड लाइफ हैज आल्सो राइट टू एग्जिस्ट ऑन दिस प्लेनेट। दिस प्लेनेट वी शुड नॉट हैव सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच। तो वाइल्ड लाइफ का भी उतना ही हक है जितना मनुष्यों का है। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे आपको डिस्कस करना है कि वेरियस इकोसिस्टम सर्विसेज, ये जो सारा मैंने डिस्कस किया है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मेंटेन करने में, क्लाइमेट एमिलियोरेशन में, जेनेटिक रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है, आपको रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं ये जितने आपके प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, और सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में इनका रोल है, और इको टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। इट प्रोवाइड स्कोप फॉर एजुकेशनल एंड साइंटिफिक रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज आल्सो। और हमारा रिलीजन में तो इसका प्लेस है ही, चाहे लक्ष्मी जी की सवारी शेर होती है, हाथी को भी पूजा जाता है गणेश जी के तौर पे। तो इसलिए ये हमारा कल्चरल हेरिटेज जो इंडिया का है, इसका एक विशेष स्थान है वाइल्ड लाइफ का इसमें सारे। तो ये सारा आप डिस्कस कर सकते हैं कि वेरियस इकोसिस्टम सर्विसेज, चाहे वो प्रोविजनिंग काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज है जिसमें हमें पानी मिलता है नदियों में, और चाहे ये रेगुलेटिंग जेनेटिक रिसोर्सेज भी आपके जो चाहे हमारी ये गेहूं है, चावल है, इसका जो ओरिजिनल फोर फादर्स हैं वो तो जंगलों से ही आए हैं। जो आज हम खेतों में उगा रहे हैं वो तो केवल रिफाइंड वैरायटीज है। तो ये जेनेटिक रिसोर्सेज आपके सारे मेडिसिनल प्लांट सब आपके जंगलों से आते हैं। तो जंगल मीन्स प्रोटेक्टेड एरियाज। आजकल जंगल के नाम पे प्रोटेक्टेड एरियाज में ही हमारी बायोडाइवर्सिटी बची है जो इंडिया में बची है। और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज ये आपका कल्चरल सर्विसेज में आ गया। क्लाइमेट एमिलियोरेशन ये आपका रेगुलेटिंग काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज है। तो इस तरह से आप ये डिस्कस कर सकते हैं। और फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 48 बोलता है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है कि भाई ये स्टेट की ड्यूटी है प्रोटेक्ट करना एनवायरनमेंट को और फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को। और आर्टिकल 51A जी बोलता है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है कि ये इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया to protect and improve the natural environment. And natural environment means forest, lakes, rivers and wildlife. And to have compassion for living creatures, यानी कि दया और करुणा का भाव आपको हर मनुष्य को रखना है वाइल्ड लाइफ के प्रति। तो ये भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो अब आते हैं वाइल्ड लाइफ पे, जो हमारी यूनिक वाइल्ड लाइफ है। देखिए, ये आपको 4 बिग कैट्स नज़र आ रहे हैं। हमारे यहाँ 12-13 किस्म के बिग कैट्स पाए जाते हैं हमारे देश में। ये आपका स्नो लेपर्ड है जो कि पहाड़ों में मिलेगा। ये आपका क्लाउडेड लेपर्ड है जो कि आपको नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट्स हैं वहाँ पे मिलेगा। टाइगर, मैंने बताया कि प्रोजेक्ट टाइगर इज देयर एंड विच वाज लॉन्च्ड इन 73 थ्रू आउट लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री। आपका पश्चिम में महाराष्ट्र से लेकर के उत्तर पूर्व में अगर चले जाएं तो अरुणाचल प्रदेश तक हमारे टाइगर पाए जाते हैं। ऊपर उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट से लेकर नीचे पेरियार टाइगर रिजर्व केरला तक पाए जाते हैं। एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट because of our conservation program of tiger preservation, we are having more than 75% of the tiger population of the world, which is a matter of proud for Indians कि वर्ल्ड के 75% टाइगर हमारे यहाँ निवास करते हैं। और जो टाइगर की प्रजाति है उसे कहा जाता है रॉयल बंगाल टाइगर। सारे विश्व में 9 किस्म के टाइगर प्रजाति हैं जिसमें से एक रॉयल बंगाल टाइगर एक अलग प्रजाति है। जैसे कि साइबेरियन टाइगर अलग है, जावन अलग है, सुमात्रा अलग है, आपका इंडो चाइनीस अलग है। बहुत सारे इसमें एक्सटिंक्ट भी हो चुकी हैं प्रजातियाँ। तो लेकिन हमारे लिए सुकून की बात है कि 75% टाइगर सारे वर्ल्ड की बात करें तो लगभग 3167 इज द लेटेस्ट टाइगर काउंट इन इंडिया। और ये एशियाटिक लॉयन है जो कि आपका गिर नेशनल पार्क में पाया जाता है। सारे वर्ल्ड में एशियाटिक लॉयन केवल इंडिया में ही पाया जाता है और वो गिर नेशनल पार्क में। अगर इन 2 स्पीशीज़ की बात करें, एशियाटिक लॉयन एंड
Royal Bengal tiger. India is the only country which is having Royal Bengal tiger and Asiatic lions moving freely in the forest areas. केवल एकमात्र देश है जहां ये दोनों फ्रीली घूमते हैं। मैं जोलॉजिकल पार्क या चिड़ियाघरों की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्रीली मूविंग फॉरेस्ट एरियाज की बात कर रहा हूँ, जहां ये दो स्पीशीज आपकी टाइगर और एशियाटिक लॉयन घूमती हुई मिलेंगी, केवल इंडिया। उसके बाद आपका ये लेपर्ड है, ये आपका रिसेंटली चीता है आल्सो बीन इंट्रोड्यूस्ड। और इसके अलावा आपका ये देखिए जंगल कैट, गोल्डन कैट, लेपर्ड कैट, मार्बल्ड कैट, डेजर्ट कैट, ये भी सारे बिग कैट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो हमारे यहाँ ये बहुत सारे बिग कैट्स पाए जाते हैं। और देखिए ये लेपर्ड और चीता में आप डिफरेंस देख सकते हैं कि लेपर्ड का वेट थोड़ा सा इसका वजन तो इसके थोड़ा ज़्यादा रहता है, और चीता इज़ द फास्टेस्ट मूविंग, चीता की स्पीड नेचुरली इससे ज़्यादा होती है। रादर चीता इज़ द फास्टेस्ट मूविंग अमंग ऑल द बिग कैट्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का ये फास्टेस्ट मूविंग मैमल है चीता। अबाउट 120 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड ये अटेन कर सकता है। और आपका ये देखिए इसके जो धब्बे हैं वो सॉलिड ब्लॉक्स हैं, ब्लैक कलर के। इसके जो हैं ये थोड़े धुंधले हैं और थोड़े इतने ज़्यादा सॉलिड नहीं हैं। और आप ये देखिए ये जो आँखों के पास ये जो लाइन है, दिस टाइप ऑफ लाइन originating from corner of eye to the mouth, this type of line is missing in the leopard. This is another difference. And cheetah hunt during the day, this leopard hunt during the night. और ये पेड़ पे पड़ने में बहुत सक्षम है, ये पेड़ पे नहीं चढ़ सकता। तो दीज आर दी मेजर डिफरेंस बिटवीन लेपर्ड एंड चीता। और अब देखिए वेस्टर्न इंडिया की जहाँ तक बात करें, गुजरात और राजस्थान की, तो ये देखिए इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी आपकी राजस्थान में है, सॉरी गुजरात में है, रन ऑफ कच्छ में ये पाए जाते हैं। जितने मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज, ये सारी ऑलमोस्ट शेड्यूल 1 में इंक्लूडेड हैं, जो अपना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 हैं। मोस्ट ऑफ द स्पीशीज, मोर देन 90% ऑफ द स्पीशीज विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो, दे आर लिस्टेड इन शेड्यूल 1, जिसका को मैक्सिमम प्रोटेक्शन दिया जाता है, मैक्सिमम पेनल्टीज है, जिसके अगर लॉ इज वायलेटेड बाई ए पर्टिकुलर पर्सन तो उसकी मैक्सिमम पेनल्टी आपको अवार्ड होगी। और ट्रेड इन दिस वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट एंड फॉर कॉमर्शियल पर्पज और हंटिंग इज टोटली प्रोहिबिटेड मैक्सिमम, एंड दीज आर ऑल एंडेंजर्ड स्पीशीज। ये आपका गोडावन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, फाउंड इन डेजर्ट नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में। ये आपका चिंकारा है, स्टेट एनिमल ऑफ राजस्थान। ये आपका ब्लैक बक है, स्टेट एनिमल ऑफ हरियाणा, पंजाब एंड आंध्र प्रदेश। और ये दोनों को आप एसोसिएट कर सकते हैं एक बहुत फेमस फिल्मी हस्ती, याद आ गया होगा आपको, सलमान खान जी के साथ आप इन्हें एसोसिएट कर सकते हैं। 98-99 के आसपास इनका शिकार किया गया था एक फिल्म की शूटिंग के दौरान। वो मामला शायद अभी तक कोर्ट में चल रहा है, बिकॉज दीज टू आर शेड्यूल 1 एनिमल। ये आपका देखिए कितना खूबसूरत हॉर्नबिल है। दिस इज कॉल्ड ग्रेट पाइड हॉर्नबिल विच इज फाउंड इन केरला, वेस्टर्न घाट में मिलेगा और नॉर्थ ईस्ट रीजन में मिलेगा, जो अपने नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स हैं। ये आपका पाके टाइगर रिजर्व है आपका अरुणाचल प्रदेश में। वहाँ ये 4 किस्म की बहुत ब्यूटीफुल ये हॉर्नबिल पाई जाती हैं, जिसमें ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है, द रिथेड हॉर्नबिल है, ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल, रूफस नेकेड हॉर्नबिल। ये नाम आपको याद ना हो सके, नाम रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड मेंशन दैट दीज आर दी वेरी वेल नोन स्पीशीज, वेरी पिकुलियर स्पीशीज, वेरी फेमस स्पीशीज विच आर फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री। हॉर्नबिल आपकी जो बड़ी खूबसूरत किस्म की पाई जाती हैं, या तो वेस्टर्न घाट में मिलेंगी या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन में मिलेंगी। और देखिए ये आपका ये इसका ये घर है, और ये आपका बीच में कुछ मटेरियल लेके आया है। और ये देखिए हॉर्नबिल जो है ये ओमनीवोर्स है, ये फ्रूट के सीड्स भी लेके आता है, फ्रूट भी लेके आता है अपने स्टूडेंट बच्चों के लिए, ये इसके बच्चे हैं। और ये देखिए इंसेक्ट भी लेके आता है, ये फ्रूट कलेक्ट कर रहा है। तो ये इट इज ओमनीवोरस बर्ड।
और ये निसी कम्युनिटी जो वहाँ की अरुणाचल प्रदेश की है वो इसका शिकार बहुत करती थी बहुत पहले। और ये जो उनकी टोपी है, हेड गियर, उसमें इसका अपर पोर्शन ऑफ द बीक इज यूटिलाइज इन दिस हेड गियर, जो इसको मार करके ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल को यहाँ इसको टोपी में लगाते हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो वाइल्ड लाइफ विंग है इन अरुणाचल प्रदेश, दे आर परसुएडिंग हार्ड, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ये सारे मर जाएंगे आपके शिकार करने से तो फिर ये कहाँ से लाओगे आप। तो देयर फोर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज हैज स्टार्टेड एंड ए प्रोग्राम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग these beaks of this hornbill फ्री ऑफ कॉस्ट, विच इज़ मेड अप ऑफ पीवीसी। प्लास्टिक की ये बीक्स प्रोवाइड की जाती हैं कि आप अपने हेड गियर में ये लगाइए, प्लास्टिक की बीक लगाइए, जिससे कि आपका ट्रेडिशन भी मेंटेन रहे, कल्चर मेंटेन रहे, और ये हॉर्नबिल की भी सेफ्टी हो सके और इनकी भी जान भी बच जाए। तो अभी ये जो नई पीढ़ी है वहाँ निसी कम्युनिटी की, वो इस बात को समझ रहे हैं और इसका शिकार थोड़ा कम हो रहा है। ये देखिए मालाबार पाइड हिल, मालाबार पाइड हॉर्नबिल, ये आपका वेस्टर्न घाट की प्रजाति है, कितनी सुंदर है। और ये वेस्टर्न घाट्स की और 3 प्रजातियां आपकी शेड्यूल 1 एनिमल्स हैं सारे। लायन टेल्ड मैकॉक हो गया, नीलगिरी, ये लायन टेल्ड मैकॉक है। ये आपका इसकी क्योंकि इसकी शेर की लायन जैसी टेल होती है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड लायन टेल्ड मैकॉक। नीलगिरी लंगूर है आपका, नीलगिरी थार है, ये एक किस्म का अनगुलेट है, बकरी के किस्म के इसके खुर होते हैं। और ये भी शेड्यूल 1 एनिमल हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज है एज पर IUCN रेड लिस्ट। और अब आते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे। ये 2 बड़े खूबसूरत प्रीमेट्स हैं जिनको लंगूर के श्रेणी में रखते हैं। गोल्डन लंगूर है और ये हुलो गिबन है, बहुत अच्छा शोर मचाते हैं, ये ग्रुप में रहते हैं। और अगेन दे आर शेड्यूल 1 एनिमल्स एज पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। कैप्ट लंगूर, ये भी नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाया जाता है। ये आप देखिए इसकी टोपी जो है, काले रंग के यहाँ सफ़ेद ये बाल होते हैं सिर पे, तो ऐसा लगता है ये टोपी पहने हुए, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड कैप्ट लंगूर। ये आपका मणिपुर का डांसिंग डियर है, जिसको ब्रो एंटलर डियर कहे जाते हैं। अगेन दिस इज एन अनडेंजर्ड स्पीसीज विच इज फाउंड ओनली इन केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क ऑफ मणिपुर, स्टेट एनिमल है वहाँ का। ये अब आइए काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम पे, विच इज़ फेमस फॉर सिंगल हॉर्न राइनो। इसके अलावा हॉग डियर, बार्किंग डियर, ये दोनों हैं। आपके एलिफेंट वहाँ यूज होते हैं फॉर मूविंग इनसाइड दी नेशनल पार्क, क्योंकि ग्रास, ये मेनली ग्रासीज बहुत टाल होती हैं यहाँ काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो इसी तरह आपकी वाटर बफेलो, इंडियन वाइल्ड वाइल्ड वाटर बफेलो, दे आर वेरी फेमस इन काजीरंगा नेशनल पार्क। ये सारी पिकुलियर प्रजातियां हैं आपकी काजीरंगा। प्रजाति तो बहुत सारी हैं, मैं मेन मेन लिख रहा हूँ क्योंकि आपको ऐसे में वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है। तो सारी प्रजातियां भी आप नहीं लिख सकते, लेकिन मेन मेन कवर हो जानी चाहिए थ्रू आउट इंडिया। ये आपका पिग्मी हॉग है, ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग है, जो कि एंडेंजर्ड मैमल है, सिर्फ 8 किलो का होता है। और ये वहीं आसाम के ग्रासलैंड में मिलता है, यानी कि जो मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट के आसपास ये या नदियों के आसपास जो ग्रासलैंड होंगे मॉइस्ट नेचर के, उसमें ये पाया जाता है। एंड इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ साउंड मैनेजमेंट स्टेटस ऑफ द ग्रासलैंड हैबिटेट। अगर ये मिल रहा है तो इसका मतलब आपका मैनेजमेंट है वो ठीक ठाक चल रहा है। अगर ये, क्योंकि अदरवाइज ये वहाँ नहीं मिलेगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। और such habitats are also used for Indian rhino, swamp deer, wild buffalo, water buffalo, which is called Bengal florican। ये बंगाल फ्लोरिकन आ गया, इसको ये मेल है, ये फीमेल है, और इनका आपका मेटिंग डांस बहुत इसका फेमस होता है। ये भी आपका ग्रासलैंड में मिलेगा, मॉइस्ट कैटेगरी की, जो आपका जैसे कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में आसाम में, और ये आपका वेस्ट बंगाल में, और यूपी के जो तराई के एरिया हैं उसमें ये बंगाल फ्लोरिकन मिलता है। ये भी एंडेंजर्ड बस्टर्ड स्पीसीज है। ध्यान रखिए, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो आपका एरिड रीजन के ग्रासलैंड्स में मिलेगा, राजस्थान के जैसलमेर एरिया में। और बंगाल फ्लोरिकन जो मिलेगा वो आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो कि मॉइस्ट रीजन है, वहाँ पे मिलेगा।
और ये आपका ब्लैक नेक्ड क्रेन है, अरुणाचल, भूटान, इंडिया चाइना बॉर्डर पे बहुत मिलता है। ये देखिए इसकी गर्दन ब्लैक है, तो और ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है IUCN की जो रेड लिस्ट डेटा बुक है उसके हिसाब से। अब आते हैं आपका सेंट्रल इंडिया पे, जहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क बड़ा फेमस है। तो ये देखिए इंडियन बाइसन आपका बड़ा फेमस है वहाँ, जो कि गौर जिसे कहा जाता है। ये एक मुन्ना टाइगर वहाँ पे बड़ा फेमस था, अब 2021 में इसकी डेथ हो गई है। तो ये अक्सर नज़र आ जाता था वहाँ जो विजिटर्स जाते थे कान्हा नेशनल पार्क में। और कान्हा नेशनल पार्क इज़ वेरी फेमस फॉर कंजर्वेशन ऑफ बारहसिंगा स्वैम्प डियर। मेनली स्वैम्प डियर को यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, एंड वेरी सक्सेसफुली दिस बारहसिंगाज हैव बीन कंजर्व्ड इन कान्हा टाइगर रिजर्व और कान्हा नेशनल पार्क। ये देखिए भूर सिंह दी बारहसिंगा, ये ऑफिशियल मैस्कट है कान्हा नेशनल पार्क का, ये सिंबल। और ये आपके बारहसिंगा हो गए, और ये आपका स्लोथ बियर है, कान्हा नेशनल पार्क में बहुत मिलता है। और बहुत सारी स्पीशीज हैं, मैं अगेन आई एम सेइंग मेन मेन आई एम डिस्कसिंग। अब आते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड पे। ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि डिग्री ऑफ एंडेमिज्म बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दे आर सेपरेटेड फ्रॉम मेनलैंड इंडिया। 1200 किलोमीटर ये कलकत्ता और मद्रास से दूर हैं, 8800 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हैं। मोर देन 5000 आइलैंड आर देयर इन अंडमान निकोबार आइलैंड। तो इसकी प्रजातियां भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये नारकोंडम हॉर्नबिल है, ये मेल है, ये फीमेल है। नारकोंडम आइलैंड इज ओनली 8 स्क्वायर किलोमीटर आइलैंड, जहाँ पे सिर्फ इंडिया में सिर्फ ये नारकोंडम आइलैंड पे ये हॉर्नबिल मिलता है। ये अंडमान वुड पीजन बोलते हैं, ये आपका वहाँ के जंगलों में पाया जाता है। जो मॉइस्ट ट्रॉपिकल मॉइस्ट कैटेगरी के जंगल हैं, या एवरग्रीन सेमी एवरग्रीन जंगल हैं, वहाँ पे ये मिलेगा। जो हमारे यहाँ कबूतर होते हैं वो घरों के आसपास मिलते हैं, ये आपका जंगली कबूतर है, विच इज आल्सो स्टेट बर्ड ऑफ द अंडमान निकोबार आइलैंड। इट इज कॉल्ड अंडमान वुड पीजन। ये आपका वहाँ निकोबार आइलैंड्स में मिलता है, निकोबार मेगापॉड। ये आपका सरपेंट ईगल है, अंडमान सरपेंट ईगल। और ये आपका अंडमान वाइट बैलीड ईगल, क्योंकि इसका जो नीचे का पोर्शन वाइट है तो इसको कहते हैं अंडमान वाइट बैलीड ईगल। जो कि ये सारी की सारी प्रजातियां केवल अंडमान निकोबार आइलैंड्स में मिलेंगी। ये तो केवल निकोबार में ही मिलेगा, निकोबार मेगापॉड। ये उड़ता नहीं है, नीचे ही ज़मीन पे रहता है मुर्गी की तरह। और ये आ गया आपका स्टेट एनिमल ऑफ द अंडमान निकोबार आइलैंड, जिसे कहते हैं डुगोंग, विच इज आल्सो कॉल्ड सी काओ। सी काओ इसलिए कहते हैं कि ये मैमल है, ये फिश नहीं है, इट इज ए मैमल। और सी काओ इसलिए कहते हैं बिकॉज इट फीड्स मेनली ऑन सी ग्रासीज। जो सी ग्रासीज हैं उन पर ये फीड करती है। और ये मैमल है, फिश नहीं है, ध्यान रखिए। और ये दो टर्टल वहाँ पे बहुत पाए जाते हैं। ये सबसे हैवी टर्टल है लेदर बैक, जो कि निकोबार रीजन में पाया जाता है नियर कैम्बल बे। और ये आपका है ऑलिव रिडले। ये लगभग 500 किलो तक भी उसका वेट हो सकता है, जबकि इसका 100 किलो के आसपास ही होता है। तो ये दो वहाँ के टर्टल मुख्यतः पाए जाते हैं बीचीज पे। ऑलिव रिडले तो आपका उड़ीसा की चांदीपुर बीच के आसपास भी पाया जाता है। और ये सब माइलस्टोन है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, जो कि इंडिया में समय समय पे स्थापित किए हैं। जैसे कि इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ हमारा 52 में कंस्टिट्यूट हुआ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 72 में बनाया गया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी वाइल्ड लाइफ से, और ये क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट से रिलेटेड है तो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट से भी रिलेटेड है, 1980 का है। फिर आपका प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हो गया 73 में। फिर क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट 75 में लॉन्च हो गया। प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ 92 में। और इसके अलावा इंडिया इज सिग्नेटरी टू वाइड रेंज ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन, जैसे कि आपका साइट्स है CITES, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फाइना। इसके अलावा इंडिया इज सिग्नेटरी ऑफ CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। तो ये सारी कन्वेंशन हैं जिसकी हम सिग्नेटरी हैं। तो हम बंधे हुए हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन से। इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को हमारा ये वादा है कि भाई हम इन डिफरेंट वाइल्ड लाइफ को हम प्रिजर्व करेंगे, कंजर्व करेंगे, इनको बचाएंगे। तो इसमें स्लाइड में मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ कि प्रोटेक्टेड एरिया जो हैं ये क्लाइमेट चेंज इशू को बहुत
इफेक्टिव वे में हैंडल कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के ये बहुत अच्छी अप्रोच हैं और वेरियस काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज जिससे हमें मिलती रहती हैं। ये जो 5% जोग्राफिकल एरिया है, और इसके अलावा ये बहुत सारे विजिटर्स हमारे यहाँ आते रहते हैं। जितने हमारे ये नेशनल पार्क्स हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं, दे आर आउटस्टैंडिंग एंड ड्रॉ थाउजेंड्स ऑफ विजिटर्स एवरी ईयर। चाहे आपका रणथंबोर नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व हो राजस्थान का, काजीरंगा नेशनल पार्क हो, या मध्य प्रदेश के आपके कान्हा हो, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व हो, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व हो, ये पेरियार टाइगर रिजर्व आपका चाहे दक्षिण का हो, तो या गिर नेशनल पार्क हो, तो विजिटर्स आते रहते हैं। एंड दे सर्व एज एक्सेलेंट मीडियम ऑफ एजुकेटिंग पब्लिक, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट नेचर एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो इसलिए ये प्रोटेक्टेड एरियाज हमने बनाए हुए। तो लास्ट में आपको कंक्लूडिंग रिमार्क्स लिखने हैं। तो इंट्रोडक्शन बहुत 100-150 वर्ड का, जो बाकी फिर बीच में मैंने डिस्कस किया वो सारा आपका मेन बॉडी, और लास्ट में आपका 50-60 या लेस देन 100 वर्ड्स में आपको कंक्लूडिंग रिमार्क्स लिख देने हैं कि आजकल ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है इंडिया में, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज? क्योंकि आपका ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, और ट्रांसपोर्ट आपका नेटवर्क, रेलवे लाइन और सड़क आपकी कॉरिडोर से हैबिटेट से गुजर जाती हैं, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट से। तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती जा रही है। तो उसको मिटिगेट करना है, कम करने के लिए आपको एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को कि अगर कोई तेंदुआ नज़र आ जाता है, अक्सर तेंदुए बाहर आ रहे हैं, कोई टाइगर भोपाल में अक्सर बाहर आ रहे हैं, तो ये लोगों को क्या करना चाहिए। तो ये अवेयरनेस हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। अंडर पासिस ये करंट एनडीए गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट कर रही है हाईवेज में, जो कि पहले की सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, ताकि वाइल्ड लाइफ को एक प्रॉपर रास्ता मिल सके, कॉरिडोर मिल सके एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने के लिए। और फिर हमें इन्फॉर्मर्स को आपको रिवार्ड करना पड़ेगा कि आपको इन्फॉर्मर डेवलप करने पड़ेंगे, कहाँ शिकार हो रहा है, कौन कर रहा है, किस प्रजाति का कर रहा है, उसको सूटेबल इंसेंटिव्स प्रोवाइड आपको करने पड़ेंगे वाइल्ड लाइफ ऑफेंसेस को अगर कम करना है तो। और वाइल्ड लाइफ डैमेजेस जो होती हैं, चाहे डेथ हो ह्यूमन बींग्स की या एनिमल की डेथ होती है डोमेस्टिक कैटल की, तो उसके कंपनसेशन केसेस के बड़ा लेंथी प्रोसेस है, उसको जल्दी डिस्पोज ऑफ किया जाना चाहिए। और प्रोटेक्टेड एरियाज हमें बढ़ाने हैं। हालांकि ये बड़ा ट्रबलसम इशू है, लोग इसका विरोध करते हैं, लेकिन लोगों को कन्विंस करके हमें समहाउ प्रोटेक्टेड एरियाज बढ़ाने पड़ेंगे अगर वाइल्ड लाइफ को हमें बचाना है तो ये था वीडियो दोस्तों अबाउट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ हेरिटेज ऑफ इंडिया और कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। इस पे अक्सर ऐसे आ सकता है, जनरल स्टडीज़ में भी पूछा जा सकता है, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे संपर्क भी कर सकते हैं, इस ईमेल आईडी मैंने दिया हुआ है। और मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए। भविष्य में भी आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं तो आपको फ़ायदा होगा अगर आप नोटिफिकेशंस को भी आपको मिलती रहेंगी समय समय पर। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये मेरे वीडियोज़ आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्पफुल रहेंगे। तो आज के वीडियो में यहीं तक विदा लेता हूँ। नमस्कार।